everyone, I welcome you all to the video lecture series by 𝗏𝗏𝗏, and in today's video we are going to talk about data handling. डेटा हैंडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप RIMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अदर एग्जामिनेशन जैसे कि सैनिक स्कूल हो गया या आप अपने स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए या मिड टर्म्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये चैप्टर डेफिनेटली आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग में, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं, कौन सी कैलकुलेशंस करनी होती है, व्हाट इज मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। So without any delay, let's get started and let's see what is inside the video. So children, now let's first understand what is the concept of data handling. Data handling का concept क्या है कि क्यों करते हैं हम डेटा हैंडलिंग, व्हाट इज इट एग्जैक्टली। सो लेट्स से आप यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ बिग स्कूल, ठीक है, वहां पे 4-5,000 चिल्ड्रन पढ़ते हैं, ठीक है, एंड लेट्स से यू वांट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ देम। तो आप बैठ के यू विल नॉट चेक ईच एंड एवरी चाइल्ड्स their marks and ये वाली क्लास ने ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा। You may ask someone to arrange all the information and give you approximate idea, है ना, कि ये वाली क्लास में इतने बच्चे पूरा परफॉर्म कर रहे हैं और ये वाली 6th क्लास अच्छी परफॉर्म कर रही है, 8th क्लास बैड परफॉर्म कर रही है और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो डेटा हैंडलिंग इज बेसिकली बहुत सारा इंफॉर्मेशन को जब हम कहीं एक सिंपल और सॉर्टेड वे में रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम डेटा हैंडलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन्फॉर्मेशन को हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय वेरियस मींस। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। सो आई होप आप सबको डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको हम जस्ट इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव अ फर्स्ट टर्म हियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सो फ्रीक्वेंसी होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ और उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके सेम मार्क्स आए, ठीक है। लेट्स से 4 बच्चों के 6 मार्क्स आए, ठीक है। तो व्हाट विल आई से दैट देयर आर चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन? 4 चिल्ड्रन हु हैव स्कोर्ड द सेम मार्क्स। व्हाट आर दोस सेम मार्क्स? 6 मार्क्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 6 मार्क्स कितनी बार आए? 4 बार आए, है ना, बिकॉज 4 बच्चों के 6 मार्क्स आए। तो ये 4 क्या हो गया? 4 फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कोई चीज कितनी बार रिपीट होती है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन हमें कितनी बार मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्रीक्वेंसी। सो आई होप आप सबको फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट हियर इज व्हाट इज क्लास फ्रीक्वेंसी। Now I will come to class intervals in a while, but फिलहाल के लिए क्लास फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? So you must be remembering, आपने स्कूल में कुछ एक्सरसाइजेस करी होंगी जहाँ पे डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में क्लास इंटरवल्स लिखे होंगे, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, something like this, जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, which we'll talk about later in the video. And in this of course some frequency is also given, जैसे कि अगर मान लो 40 मार्क्स का कोई टेस्ट था, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए होंगे, दोज आर वेरी पुअर, हमें ऐसा नहीं बनना है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 20 से 30 एवरेज वाले, कुछ ऐसे होंगे जिनके 30 से 40 के बीच में आए होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। सो लेट्स से यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐसे थे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसी। 0 से 20 के बीच में कितनी बार कोई आता है, सॉरी 10 to 20 के बीच में, देन 20 to 30 के बीच में और 30 to 40 के बीच में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और जिस फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं उस क्लास इंटरवल को क्या बोलेंगे? दैट इज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उस क्लास इंटरवल से रिलेट करके हम बोल रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। Now what are class intervals? As I was telling you that we'll talk about class intervals. So class intervals जैसे मैंने आपको लिख के बताया था यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इन्हें हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। हमने अपनी इंफॉर्मेशन को, हमने अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए, हैंडल करने के लिए ब्रेक कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। जैसे 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, that is what we have done. So I made the chart here for you. Let's try to understand the division of data into several segments forms class intervals, ठीक है। डेटा को हमने काफी सारे सेगमेंट्स में, टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। Then in a class test is conducted out of 100 marks, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, तो 100 मार्क्स का होगा तो हम यहाँ से 30 से 40 एंड सो ऑन करते 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 90 to 100 वाले सेगमेंट में भी पहुंच जाएंगे, ठीक है।
The class interval may be made such as 0 to 10, 10 to 20, that I have already explained it to you. So I hope simple words में आपको class interval की definition समझ में आ गई होगी. And what is its use? ये हमारे data को segregate करने में help कर रहा है, उसे break करने में help कर रहा है, so that we can easily understand it. ठीक है? Now let's proceed to next part of the video. So children, next चीज हमारे पास क्या है? The next thing we have is what is the meaning of range. रेंज आप माउंटेन रेंज से याद कर सकते हो. माउंटेन रेंज में आपको पता है ऑफ कोर्स देयर आर हायर पॉइंट, देयर आर लोअर पॉइंट्स हैं. बट हियर इन डेटा और स्टैट्स हम क्या बात कर रहे हैं रेंज के बारे में. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज. सो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो डेटा दे रखे हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है उन दोनों का सबट्रैक्शन या उन दोनों के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई डेटा गिवन है, उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 87 है और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 6 है, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज 81 which is the range. So range का मतलब हमेशा क्या होगा इसमें, highest observation minus lowest observation, which is a very common question you should prepare for. Okay, let's see what is next here. Children, the data here in data handling is of two types. ठीक है, one is called raw data, other is called tabulated data. ठीक है, इस वीडियो में मेनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रॉ डेटा. टैबुलेटेड डेटा में हम डिटेल में एक और वीडियो करेंगे. सो रॉ डेटा होता क्या है? रॉ डेटा इज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, बट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट सॉर्टेड. उसको किसी प्रॉपर तरीके में अरेंज नहीं किया गया है. इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू इवन नंबर्स अप टिल 10. तो इवन नंबर्स अप टिल 10 क्या होने चाहिए? इट शुड बी 2, 4, 6, 8, 10. Yes. Now let's say I just give you data like this 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7. मैंने आपको रैंडमली ऐसे कुछ भी डेटा पकड़ा दिया, कुछ भी अरेंज नहीं है उसमें. ठीक है, देन व्हाट इज दैट? दैट इज रॉ डेटा. उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करे गए, उससे कुछ भी सॉर्ट नहीं करा गया. ऑन द अदर हैंड वी हैव टैबुलेटेड डेटा. टैबुलेटेड डेटा क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जिसको हमने कैटेगराइज करा हुआ है, जिसको हमने सेग्रीगेट करा हुआ है, ठीक है, उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में डाला हुआ है. बेसिकली दैट इज व्हाट योर टैबुलेटेड डेटा इज. So in this video we'll be talking about three main terms. One is mean, other is median, and the third is mode. So first let's talk about mean of ungrouped data. Ungrouped data का मतलब क्या होता है? Ungrouped data is which is not tabulated, जिसको sort नहीं करा गया. ठीक है, mean का मतलब क्या होता है? Mean is very simply called average. ठीक है, एवरेज के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं. सो एवरेज होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, उन सबको एड अप कर दो. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज हो गया. सो हियर इट इज नथिंग डिफरेंट. जो हम एवरेज चैप्टर में पढ़ते हैं वही यहाँ पे है, बस उसका नेम डिफरेंट है. उसका नेम यहाँ पे क्या हो जाता है? मीन हो जाता है, MEAN. To find out the mean, add up all the observations and divide by the number of observations. This I've already told you. Let's look at an example. So, अगर हमसे कोई बोलता है, find the mean of first 5 even numbers. First 5 even numbers का हमें mean निकालना है, ठीक है? So, what are the first 5 even numbers? 2, 4, 6, 8 and 10. So, हम क्या करेंगे? इन सबको add up कर देंगे. I'll write down 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Upon the number of observation. कितने observation है? 1, 2, 3, 4, 5. So we're gonna divide it by 5. सबको add up करोगे, this will give us 30. 30 by 5, which means 6 is the mean. ठीक है, very simple. जितनी भी observations दे रखे हैं, हम सबको add up करके number of observation से divide कर देंगे. I don't think इसमें किसी को भी कोई doubt होगा. If you have any doubt, definitely you can put it down in the comment section. So that was about mean of ungrouped data. अब सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, दैट इज अबाउट मीडियन. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन मीन्स मिडिल टर्म. फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, सो आई एम लुकिंग एज अ मीडियन. सो मीडियन इज एनीथिंग व्हिच इज द सेंट्रल वन, जो मिडिल में है. ठीक है, नाउ मीडियन मीन्स द मिडिल टर्म. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. वी फाइंड आउट द मीडियम by counting the number of observations. So अगर आप इस वाली पिक्चर में देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? There is some data given which is 9, 11, 12, 13, 15, 18 and 19. Now clearly you can make out जो 13 नंबर है वो बिल्कुल सेंटर में है. Yes, and hence it is the median. कुछ भी नहीं करना है, आपको बस देखना है कि कौन सा टर्म बीच में है, and that is your answer here. Very simple. But if in case you have numbers like this in the second picture में you cannot make out which is the middle term. 64, 76 and so on is given. आप दोनों साइड से काउंट करोगे तो 5 terms are there. There is nothing in between.
right? So we cannot find the middle term. So for this we are going to look at a formula which I'm going to tell you just now. अगर आपके पास जो data है उसमें observations odd है, what is that? Odd. For example, here the observations total were 7, है ना? और इसमें total observations कितने हैं? If we count the number of observation, it is 10. So this is a case of even one, this is a case of odd one. Listen to this very carefully because this will help you. अब odd के केस में what is the formula that we are using? Let's say यहाँ पे तो चलो 7 observations थी तो हम clearly देख के बता सकते थे middle में कौन सा है ना. Now let's say you have 120 or that much amount of data. तब आप you cannot just see the middle term. Then you can make it confused because our eyes gets confused which is the central number there, right? So उसके लिए हम odd के केस में we are going to use this formula which I'm writing here. It is n plus 1 upon 2 term. ओके, सो अगर हम इस एग्जांपल में लगाएं तो n कितना हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है. 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 विच इज 4th टर्म, है ना. और अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 13 इज द 4th टर्म एंड हेंस 13 वाज आवर मीडियन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. बट वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, जो आपको डेटा दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इट हैज टू बी इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. व्हाट डू आई मीन बाय स्पेसिफिक ऑर्डर? या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. अगर वो रैंडम डेटा है और आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये आंसर विल कम रॉन्ग. ओके, इट हैज टू बी इन ईदर असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग. डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा. क्लियर? आई होप ऑड का केस आपको अच्छे से समझ में आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवन. इवन में हम कैसे निकालेंगे मीडियन? फॉर इवन इट हैज अ लिटिल longer formula. What is that? But it's also easy. It is 1 by 2 bar bracket, alright, n upon 2 term plus n upon 2 plus 1 term and bar bracket close. ठीक है, what is the formula? n by 2th plus n upon 2 plus 1th term. अब यहाँ पे n कितना हमारे पास 10 है, right? So I'm just quickly going to solve it. I'll write 1 by 2. 10 upon 2 means 5th term, right? 10 upon 2 5th plus 1 6th term and bracket close. So 5th term की वैल्यू क्या है? 85. 6th term की वैल्यू क्या है? 86. So I'll write down 1 by 2 85 plus 86, which on solving is going to give us 85.5. So this is the median. Now you will say sir ये 85.5 तो यहाँ पे है ही नहीं, but even के केस में ऐसा ही होता है. even के केस में whatever the middle two terms are, उन दोनों की average you can say is the median. ठीक है, so this is the formula you have to use when the number of observations are what? When the number of observations are even. I hope this is very clear to you. Now let's proceed to the next part. So चलो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, एज आई टोल्ड यू, हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड. मीन और मीडियन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब थर्ड थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोड. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मोड. मोड सबसे इजी चीज है. मोड इज कोई भी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आ रही है. ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी इज कमिंग मैक्सिमम टाइम्स, दैट इज नोन एज द मोड. So very simply we'll look onto this information here. The maximum times occurring frequency is mode for the given distribution. जैसे यहाँ पे एक डेटा दे रखा है हमको, ठीक है. What is it? 2, 4, 8, 4, 6 and so on. You have to identify from the video what is that number which is coming maximum times. So clearly we can see 2 is being repeated maximum times. So the mode is what? 2. ठीक है, मोड क्या होता है? कोई भी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रही है, दैट इज सिंपली नोन एज द मोड. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मोड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, सो इट इज कमिंग 4 टाइम्स. आई डोंट थिंक मोड में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी. मैक्सिमम ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड. Okay children, so I have a question for you here. Let's see this question and I would want you guys to try it out. So what is this question saying? The number of runs scored by a cricket player in 25 innings are given below. ठीक है, cricket player उसके 25 innings के scores यहाँ पे दे रखे हैं. ठीक है, what are these scores? These scores are as follows. Now what is it saying? He's saying that prepare a frequency distribution table taking the size of the class interval as 20. Now he wants us to arrange this data. ये हमको एक raw data दे रखा है, इसको हमें tabulate करना है. That is we have to sort this. So I'm giving you a hint. After this you pause the video, try to do it yourself and then proceed on to see the solution. So what is the hint here? आप क्या करोगे? 0 से 20 के बीच में आप क्लास इंटरवल बनाओगे, 20 to 40, 40 to 60 and so on.
ठीक है, till whatever the highest is required. I think highest is 128, so 140 तक आपका क्लास इंटरवल जाना चाहिए. ठीक है. After this, what are you going to do? You're going to check कि 0 से 20 के बीच में कितने हैं. So 0 से 20 के बीच में if I look into the first line, I can find out 3. और क्या है 0 से 20 के बीच में? 8 is there. Yes, 17 is also there, 5 is also there, 11 is also there, right? Anything else between 0 to 20? No. So आप ये frequency उसके सामने लिखोगे. What is the frequency? 1, 2, 3, 4, 5. तो 0 से 20 के सामने we are going to write down 5. Similarly, you will sort for the others. ठीक है? You will pause the video now and do it for yourself. So children, if you are done now, we can look at the table which we have formed. So looking at observing the entire data, we have made this frequency distribution table. What does this say? That in between 0 to 20, these were the scores. 20 से 40 के बीच में these were the scores. 40 to 60 के बीच में 4 was the score, and so on. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? You have to draw the tally marks. Now what are tally marks? Tally marks are these. Simply कुछ नहीं है, ये lines हैं. जैसे I'll tell you 1, 2, 3, 4. 4 तक हमने ऐसे draw कर लिया. ठीक है. Now number 5 is crossing of these. ठीक है. First से start करोगे आप, last वाले तक end करोगे. Then if it is 6, you draw one more line. If it is 7, 8, 9, then 10 के लिए again you will draw a cross. So 5 के groups में we can say we have to form the tally marks. जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 4 lines drawn, then 1 cut and then 1 6. ठीक है. So इस तरीके से हमने यहाँ पे एक what you call it frequency distribution table prepare कर लिया. Now based on this frequency distribution table, some questions are being asked to us. Let us see what are those questions. So I'll switch between the screens and you will try to make out the answers. So what is question number 1? What is the class interval of highest and lowest frequency? So इसमें highest frequency कौन सी है? 6 and lowest frequency कौन सी है? 1. So he's asking about not about just the frequency, he's asking the class interval. So highest frequency वाला class interval क्या है? 20 to 40. ठीक है. And lowest frequency वाला class interval क्या है? 120 to 140. I hope आपको ये यहाँ पे बिल्कुल clear है and there are no doubts. Let's look on to the next question. Next question क्या कह रहा है हमसे? What does the frequency 2 corresponding to the class interval 100 to 120 indicates? So he is asking ये जो frequency 2 है इस class interval में क्या indicate कर रही है? So this is indicating that the cricket player has scored twice between how many runs? Between 100 to 120 runs. Because इसके सामने कौन सा class interval है? 100 to 120. So 100 to 120 के बीच में 2 बार उसने score कर लिया runs. What is the next question here? What is the class mark of the class interval 100 to 120? So I have not talked about class mark. So I'll talk about class mark. Class mark का मतलब कुछ भी नहीं होता. It's very simple. It's just जो भी आपका class interval है, ठीक है, उसके mid value को class mark बोलते हैं. So 100 और 120 के बीच में क्या आएगा? Of course 110 आएगा. So 110 is the class mark. अगर मैं आपसे बोलूँ 5 और 10 के बीच में मेरे को class interval class mark बताओ, that will be 7.5. It's basically average of both lower limit plus upper limit upon 2. ठीक है. एवरेज ये तो होता है कि sum of observation upon number of observation. 2 ऑब्जर्वेशन है, दोनों को एड अप करके 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट? सो दिस गिव्स अस द क्लास मार्क. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. व्हाट इज द रेंज ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर? की रेंज क्या है हमारे पास? फॉर रेंज विल गो बैक टू द क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू अस. रेंज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रेंज वाज द हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन सी हियर? आई कैन सी 128. and what is the lowest observation? I suppose this is 3. So range will be what? Range will be 128 minus 3, which is going to give us 125. So I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. So children, in this part of the video we are going to talk about graphical representation. So अभी तक हमने raw data के बारे में बात करी है. अब हम tabulated data की graphical representation के बारे में बात करने वाले हैं. I'll explain you what are the points here, कितने टाइप के graphs होते हैं, क्या क्या आपके syllabus से related है. ठीक है, we'll just have a overview of the entire thing. Okay.
So graphical representation of data here on your screen. Number one here is bar graph. So bar graph सबसे easy होता है draw करना. Bar graph में क्या होता है, basically आपको कुछ class intervals दिए रहते हैं, ठीक है, and in those class intervals certain data is given to you. For example here, you know, between I've just left some space for you to understand. Otherwise, let's say between 0 to 1, 1 to 2, okay, 2 to 3, 3 to 4. These are the class intervals given here, ठीक है. And with these class intervals, what is there? Some frequencies also told to us. जैसे 0.0 and 0.1 के बीच में there is some frequency there, ठीक है. And similarly here 0.6 और 0.7 के बीच में कुछ frequency है. So यहाँ पे different frequencies उसने हमें बता रखी हैं. We just have to see those frequency and put it on the graph. That's all we need to do. So we'll do a question on this, ठीक है, in the exercise video. So right now I'm just explaining you what is bar graph, what is line graph and all of those things. So bar graph कुछ ऐसा दिखता है. That's what you have to keep it in your mind. एक side आप हमेशा on this axis, ठीक है, which is known as x axis. Okay, ये आपको लेबल करना है. X axis पे हमेशा आप class intervals draw करोगे. What is it? Class intervals. And always on the y axis you'll be drawing frequency. ठीक है, y axis पे आप हमेशा क्या ड्रॉ करोगे? फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करोगे. That's up with the bar graph. Bar graph इसे इसलिए बोलते हैं because इसमें बार्स दिखाई दे रही हैं, जैसे जैसे बार मैग्नेट होता है, राइट, वैसे आप देख सकते हैं इसमें बार्स जैसे फिगर लग रहे हैं. Always remember in bar graph you can leave a little space. आप एक बीच में कॉलम्स का स्पेस छोड़ सकते हैं. Another thing that you need to keep in mind कि सब बार्स जो हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ के होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई बार बहुत ज्यादा चौड़ा है और कोई बार बहुत ज्यादा पतला है. That will make your question wrong. Okay, so आपके सारे बार्स इक्वल विड्थ के होने चाहिए, ठीक है. That is all the class intervals should be placed properly after counting the number of blocks on the graph book, ठीक है. Similarly, जो आप यहाँ पे frequency ले रहे हो, frequency should be taken in such a way that it suits your question. For example, let's say question में you know कुछ frequency ऐसे दे रखी है, 2 दे रखी है, 10 दे रखी है, 6 दे रखी है, 4 दे रखी है. Now clearly I can make out all of these are even numbers, right? So how do I make my frequency on the y-axis? I can make it like 0, then 2 पे mark, then at 4, then at 6 and so on. ठीक है. So आप जो y-axis पे frequency लोगे वो किस basis पे होनी चाहिए? It should be on the basis of what is given to you in the question. The next figure, let's see what is the next kind of graph we need to talk about. Next one is histogram. So histogram क्या होता है? Let's look here. Histogram. Histogram is basically a bar graph, you can say, but it does not have spaces in between the bars. ठीक है. Histogram में spaces नहीं छोड़ते आप. You can see जितने भी bars हैं सबके सब bars एक साथ हैं, है ना? There is no space between them. यहाँ पे अगर आपको लग रहा है space है तो there is no space. It is a very very small bar there. ठीक है, बहुत छोटी सी बार है. This one is orange in color, this is blue in color. You can make out. So किसी भी बार के बीच में कोई स्पेस नहीं है. और जब हम बार ग्राफ से स्पेस हटा देते हैं, then what do we call it? We call it हिस्टोग्राम. जैसे कि यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बना रखा है किस किस चीजों के बीच में, अराइवल्स पर मिनट, कि 1 मिनट में कितने लोग अराइव कर रहे हैं, ठीक है. एंड हियर इज द फ्रीक्वेंसी. सो दोनों चीजों को हमने यहाँ पे सॉर्ट करने की कोशिश करी है. सो बिटवीन 0 to 2 minutes हाउ मेनी पीपल हैव अराइव्ड? दिस मेनी पीपल हैव अराइव्ड. ठीक है. अगर मैं आपसे बोलूं 2 से 4 मिनट्स में कितने लोग आए हैं, तो दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल which is showing here. तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा somewhere close to 8 होगा अगर आप प्रॉपर ग्राफ बुक में देखोगे, ठीक है. इसका नंबर 10 है, यहाँ पे भी 10 है. 10 10 and somewhere 8, that would give you 28 के अराउंड इतने लोग आए हैं 2 से 4 मिनट्स के बीच में, ठीक है. सो इस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके पास. नेक्स्ट चिल्ड्रन वी हैव डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्या होता है? जब एक ही क्लास इंटरवल के लिए आपको दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं, उसे हम डबल बार ग्राफ देते हैं. जैसे कि यहाँ पे मिस स्मिथ जो है, लेट्स से शी इज द क्लास इंटरवल, ठीक है, और उसने वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन को मिस स्मिथ ने कुछ होमवर्क दिया, ठीक है. नाउ हियर इट इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ होमवर्क, की एक चाइल्ड को होमवर्क करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं. सो यहाँ पे जैसे 0 से 20 मिनट्स तक का होमवर्क दे रखा है, ठीक है. तो मिस स्मिथ ने जो वेडनेसडे को होमवर्क दिया, दैट इज इंडिकेटेड विद दिस रेडिश पिंक कलर, वो कितने मिनट्स का था? 14 मिनट्स का होमवर्क था, ठीक है. मिस स्मिथ ने थर्सडे को कितने मिनट्स का होमवर्क दिया? 16 मिनट्स का होमवर्क दिया, ठीक है. सो दिस इज सेम क्लास इंटरवल और सेम पर्सन शोइंग टू इंफॉर्मेशंस, दो फ्रीक्वेंसीज दिखा रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली मिसेस विलियम्स का यहाँ पे डेटा देखा है. व्हाट इज दैट? दैट ऑन वेडनेसडे शी गिव अ होमवर्क ऑफ 14 minutes and on Thursday she gave a homework of 10 minutes and so on. इसमें से they can ask you a question, you know, that which teacher or on which day the maximum homework was given. So maximum homework was given by Miss Jones, and on which day?
on Thursday because it's the highest bar we have. And then they can ask you, on which day the least number of minutes of homework was given. So सबसे कम homework कब है? Smallest bar, which is given by Miss Browns on which day? On Wednesday. Okay. So एक ही क्लास इंटरवल के लिए जब आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज होंगी तब हम क्या बनाएंगे? डबल बार ग्राफ बनाएंगे. अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके ग्राफ्स हैं उन सबके बीच में यूनिफॉर्म विड्थ है. ठीक है. आप अगर देखोगे यहाँ पे तीनों इक्वल विड्थ के हैं. ठीक है. दैट इज व्हाट विल मेक योर फिगर राइट. ओके. सिमिलरली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? सब कुछ इवन में थी, सारी फ्रीक्वेंसीज इवन नंबर्स में, तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे इवन नंबर में ही अपनी फ्रीक्वेंसी लिखी है. ठीक है. दैट्स व्हाट यू नीड टू पे अटेंशन ऑन. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन दिस वीडियो. पाई चार्ट. पाई चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप आरएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. पाई चार्ट पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू बार ग्राफ्स एंड अदर काइंड्स ऑफ फिगर्स. सो पाई चार्ट पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. बट फॉर नाउ पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा जैसे हम बार ग्राफ में देख रहे थे. पर यहाँ पे एक ही सर्कल के फॉर्म में आपने काफी सारी बुक्स में भी देखा होगा, अपनी ज्योग्राफी हिस्ट्री की बुक्स में और साइंस की बुक्स में कभी इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दिस फॉर्मेट और कितना इजीली आपको उसमें से समझ आ जाता है रेदर देन रीडिंग फ्रॉम द पैराग्राफ. अगर आप इस फिगर को देखते हो आपको फटाफट याद हो जाता है ना, दिस पॉपुलेशन वाज हियर, दिस इज अबाउट दिस ईयर. सो पाई चार्ट का भी वही यूज है कि हमें इन्फॉर्मेशन स्टडी करने में हेल्प करता है. ठीक है. सो इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. फॉर दैट यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो व्हिच वी आर गोइंग टू डू ऑन एक्सरसाइज ऑफ डेटा हैंडलिंग. ठीक है. फॉर नाउ दिस इज योर पाई चार्ट, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड इसको हम डिफरेंट कलर्स से इंडिकेट कर सकते हैं और इनके एंगल्स क्या क्या होते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. नेक्स्ट टाइप का ग्राफ हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टाइप का ग्राफ जो है इट इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक लाइन से आइडिया दे रखा है. आई शो यू द एक्चुअल लाइन ग्राफ. दिस इज व्हाट एन एक्चुअल लाइन ग्राफ लुक्स लाइक. सो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली कितने पोटैटोज कंज्यूम हुए किसी फैक्ट्री में या वट एवर सम काइंड ऑफ किचन और समथिंग. So that is mentioned here. So for example on Monday how many potatoes are consumed in kilos? 15 kilos of potatoes are consumed. Tuesday को 20 kilos, Wednesday को 30 kilos, Thursday को कम हो गए. How much is that? 10 kilos. So यहाँ पे एक लाइन के थ्रू हम डेटा शो करने की कोशिश कर रहे हैं which is very simple to read, right? So ये भी एक तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं, डेटा को हैंडल कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है ना कि किस दिन ज्यादा है किस दिन कम है. आपको इस ग्राफ को ही देख के याद हो जाएगा कि भाई ऐसी लाइन थी, है ना. एंड दिस वाज समवेयर क्लोज टू थर्सडे को कम पोटैटोज यूज हुए थे, वेडनेसडे को ज्यादा पोटैटो यूज हुए थे. यू कैन क्विकली रिमेंबर द डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है. So this is up for this video. I hope आपको यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई गई in this video आपको समझ में आई होंगी. Please make sure that if you have any queries तो आप हमें given details पे reach out कर सकते हैं. We have the contact number, email IDs and other things. If you have anything else that you want to ask, you can definitely put it down in the comment section. I'll be responding to you personally. Till then, this is 𝗿𝚫𝗌𝗍, your mentor for mathematics. See you in the next video.